एक जो होता है वो तुम्हें कहीं भी मिल सकता है, बस तुम ईमानदारी से उस काम को करते रहो, देर सवेरी सही बट मिलेगा जरूर। ठीक है, क्या हुआ? नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो। चलो चलो करुण, क्या हो गया आईटी? क्या आईटी को क्या हो गया? हाँ, आईटी वाली कौन स्टोरी होती है? आईटी में स्टोरी नहीं, किससे होते हैं स्टोरी मतलब? बाद में कभी, चलो धीरे धीरे। बस अब पढ़ ले थोड़ा सा, मेरे को पढ़ाना है। 1.5 घंटे बाद ही छोड़ूंगा, याद रखना। कितने बज रहे हैं? 2 बजे छोड़ूंगा ना। चलो अपन पढ़ ले, कहाँ तो हो गया था अपना? चलो, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं अपना। होमवर्क है का क्या दिया था मैंने? हिस्ट्री किसकी? जीपी की? डाउट है क्या? जल्दी से चल, थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, रुक जाओ, है ना? टाइम वैसे ही कम बचा है ना, तो पढ़ लेते हैं। मैं कंप्लीट कराता हूँ जीपी को। जीपी कहाँ तो हो गया था अपना? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वगैरह हो गया था। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना आया था अपना? कितना आया था? ए अपॉन 1 माइनस का आर। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में देखना, A1 A2 A3 अप टू कितना? AN। मान लो ये तुम्हारे किस में होते? जीपी में होते। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर हर एक टर्म में मैं कुछ अगर ऐड कर दूं तो क्या ये जीपी रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं तो एग्जांपल ले लो 2 4 8। अगर मैं सब में 1 ऐड कर दूं, सब में अगर 1 ऐड करता तो कितना आता? 3 5 और 9। तो साफ समझ में आ रहा है ये बिल्कुल तुम्हारा जीपी नहीं रहेगा। सोच पा रहे हो? इस कोई भी अगर जीपी है उसमें अगर हम हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट का अगर ऐड कर दें तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा जीपी बना रहे। कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करें तो A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के एंड सो ऑन। क्या कहते हो, जीपी रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन रेशियो अभी भी कितना आएगा? A2 बाई A1। और इन दोनों का कॉमन रेशियो अभी भी कितना आएगा? A3 अपॉन A2। और ये बिल्कुल तुम्हारा कैसा रहेगा? सेम। मीन्स किसी भी जीपी में कुछ मल्टीप्लाई करने से पक्का वो जीपी रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 3 टर्म्स इन जीपी। 3 टर्म्स इन जीपी लेने के 2 तरीके हैं। या तो तुम ए आर स्क्वायर मान सकते हो, या फिर ए बाय आर ए और ए आर मान सकते हो। ये जनरली हम लोग तब मानते हैं जब उन तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। अगर तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट की कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें गिवन है तो फिर 3 टर्म्स हम लोग कैसे मानेंगे? ए बाय आर, ए और ए आर। और अगर उन तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो फिर बेटर क्या होगा? तुम क्या मानोगे? ए आर और ए आर स्क्वायर। थोड़ा बताया? और देखो, 4 टर्म्स इन जीपी। तो 4 टर्म्स इन जीपी अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या मानेंगे? ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। 4 टर्म्स इन जीपी अगर हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम लोग कुछ इस तरीके से मानेंगे, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, इस जीपी का कॉमन रेशियो आर नहीं है, आर स्क्वायर है।
क्योंकि यहां से यहां पहुंचने के लिए सोचो तुम्हें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सिमिलरली 5 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी क्या मानेंगे? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। चलो किसी में आ गया कुछ तो बोल दो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी, किसी भी जीपी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो जीपी रहता है। ठीक है, 3 टर्म्स इन जीपी कैसे मानेंगे? 4 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी। अगली प्रॉपर्टी देखना, अगली प्रॉपर्टी ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-3, ए आर की पावर n-2 और ए आर की पावर n-1। ये n टर्म्स इन जीपी होते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो। फर्स्ट और लास्ट का कितना आएगा? ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1, मानते हो? सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो। ए इंटू ए स्क्वायर, आर इंटू आर की पावर n-2। तो शायद समझ में आ गया हो, ये भी तुम्हारा सेम आएगा। नहीं, शायद दिख गया हो। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा? ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर की पावर n-3 कितना आएगा बताओ? आर की पावर n-1। इससे क्या समझ में आया? फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वही सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट आता है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट आता है। बोलो अप टू वन। मीन्स याद करो, सिमिलर प्रॉपर्टी हमने एपी में भी देखा था, बट एपी में क्या था? इन दोनों का सम बराबर होता था इन दोनों के सम के, वो बराबर होता था इन दोनों के सम के। बट यहां बात क्या चल रही है? प्रोडक्ट की, कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, एंड सो ऑन। याद रहेगा तो बोल दो। अगली प्रॉपर्टी हमने देखी जीपी की, कि आगे से और पीछे से अगर टर्म्स का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। पक्का? आगे चलें। अगला देखना, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने कैसे डिफाइन किया था? मतलब डेफिनेशन क्या लिखी थी? अर्थमेटिक मीन होता क्या था? दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन माने क्या? मीन्स दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ताकि तीनों तुम्हारे किस में आ जाए? एपी में। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या डिफाइंड होना चाहिए? सोचो, दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ताकि तीनों तुम्हारे किस में आ जाए? जीपी में। बोलो है ना? दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ताकि तीनों तुम्हारे किस में आ जाए? जीपी में। और तीन नंबर्स अगर जीपी में होते हैं तो क्या होता है? एबीसी अगर जीपी में होता है, बताया नहीं बताया मैंने? बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? एसी, या मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर इजगल टू कितना? फर्स्ट टर्म
इनटू लास्ट टर्म। तो ज्योमेट्रिक मीन जो तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस का रूट ए बी। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस का लें कि माइनस का लें। सुन गए हमें दिक्कत क्या हो रही है? ये तो हमने देख लिया कि भाई ज्योमेट्रिक मीन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, तो ज्योमेट्रिक मीन की तो वैल्यू आ गई। अब ये डिसाइड कैसे करें कि फर्स्ट वाला लें, सॉरी प्लस वाला लें कि माइनस वाला? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक नंबर 3 है, बात कम करो, और एक नंबर 8 है। तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ ए बी। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन या तो प्लस का रूट 24 आएगा या तो माइनस का रूट 24 आएगा, बोलो है ना? तो कौन सा ले, प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। क्यों? याद रखना मैंने कहा था ज्योमेट्रिक मीन शुड लाई बिटवीन ए एंड बी। ये नंबर जो भी होता है इसको ए और बी के बीच में लाई करना होता है, समझ में आया? और चूंकि ऐसा है तो ध्यान देना ये पॉजिटिव, तो ध्यान देना माइनस रूट 24 इनके बीच में लाए नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, प्लस का रूट 24। ध्यान देना बिल्कुल सही बात है। हमने ये सीखा था कि ये तीनों जीपी में आने चाहिए, तो बट ध्यान दो मैं क्या कहता, दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ताकि तीनों जीपी में आए। तो पहला स्टेटमेंट था दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए, तो पहले बीच में तो होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अगर तुम जीपी वाइज अगर देखोगे तो प्लस का रूट 24 भी जीपी बनाता है, माइनस का रूट 24 भी, ध्यान देना तीनों को जीपी बनाएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अपन को इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, आगे तुम पढ़ोगे हार्मोनिक मीन, इन सब में एक मेजर कंडीशन ये होती है कि उनको पहले बीच में तो आना ही है, तभी तो हम उनको मीन वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं आया? नहीं आया क्या? चलो इसका बताओ, -2 और -8 का ज्योमेट्रिक मीन, -2 और -8 का ज्योमेट्रिक मीन। इसमें भी सोचो दो ऑप्शन होते, प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ ए बी, तो प्लस माइनस का 4, दो ऑप्शन होते, +4 या -4। लेकिन वापस से -2 और -8 के बीच का नंबर, इसलिए इसको ना लेते हुए इसको लेंगे। तो अब शायद समझ में आ जाए, इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो उस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन आता है वो आता है प्लस का रूट ए बी। और अगर ए और बी दोनों नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट साइन, दोनों नेगेटिव हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो उस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन आता है वो आता है माइनस का रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो प्लस का रूट ए बी, दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो माइनस का रूट ए बी। बेटा बोलो हाँ। हाँ, अब बच्चे कह रहा है कि एक अगर सर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? तो जो एक ऐसा नंबर बताओ ताकि तीनों जीपी में आ जाए। सोचो, अगर तुमने ये नंबर पॉजिटिव लिया, अगर तुमने ये नंबर कैसा लिया, पॉजिटिव, तो इससे ये जाने में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का, बट यहां से यहां जाने में तो -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ये जीपी में है क्या? -4 लोगे तो यहां से यहां जाने में कॉमन रेशियो कितने का, -2 का, बट यहां से यहां जाने में कितना हो रहा है, +2 का, तो क्या ये जीपी में है क्या? तो अगर ये और ये ऑपोजिट साइन के हुए तो सोचो 3 नंबर्स जीपी में तुम कुछ भी कर लो, ला ही नहीं सकते। तो बीच में तुम कुछ भी ले लो, 3 नंबर्स कभी जीपी में आ ही नहीं पाएंगे। करके देख लो, मीन्स अगर
ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट अगर करवाना है तो पक्का या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो तुम कुछ भी कर लो, बीच में तुम कोई भी ऐसा टर्म नहीं ढूंढ सकते ताकि तीनों तुम्हारे किस में आ जाए। तो लिख देता हूं, इफ a इंटू बी इज लेस देन 0, नो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट। नो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट, कोई भी ज्योमेट्रिक मीन उस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें ना a इंटू बी नेगेटिव मतलब क्या, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। हाँ बेटा, हाँ तुम, हाँ है हाँ, क्या रहेगा, पहला पॉजिटिव है दूसरा लास्ट पॉजिटिव है। ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा था। ज्योमेट्रिक मीन में कह रहे हो क्या, ज्योमेट्रिक मीन प्लस वाला लेंगे अपन, माइनस वाला डिस्कार्ड कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए बीच में भी लाई करना चाहिए, एक कंडीशन और होती है, दो आएंगे ज्योमेट्रिक मीन, प्लस का एक माइनस का, तो अपन वाला लेंगे ताकि वो दोनों नंबर्स के बीच में आ जाए। ठीक है ना, सिंपल सा है, आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या। चलो थोड़ा बताया, गुस्सा है रे। ये हमने डिफाइन किया दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन, तो दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, दोनों पॉजिटिव तो प्लस का, दोनों नेगेटिव तो माइनस का। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के पहले n टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, चलो देखना बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस का 1। मान लो मुझे इन सब का प्रोडक्ट करना होता, ठीक है, बताओ, तो ए कितनी बार आएगा, n बार, कोई दिक्कत तो नहीं। आर की नेट पावर कितनी आएगी, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n - 1, मानते हो, कुछ तो बोलो। और 1 से लेके n - 1 तक का सम कितना होता है, 1 से लेके n - 1 तक का सम जल्दी बताओ। तो n इंटू n + 1/2 के फॉर्मूले में n की जगह पर क्या रख दोगे, n - 1, तो n इंटू n + 1/2 आ रहा है ना भाई, नहीं है क्या, पक्का, तो बोल दो। अब गौर करना मैं क्या कर रहा हूं, ये n को मैं कुछ ऐसा लिख दूं बाहर लिया के, मैंने यहां से n उठाया, यहां से n उठाया, इसको बाहर भेज दिया, कर सकते हैं ऐसा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। गौर करना, मैं इस a को लिख रहा हूं a की पावर 2/2, लिख सकता हूं, दोनों में /2 है, तो दोनों का /2 भी मैं बाहर ले जाऊं, यहां भी /2 था, यहां भी /2 था, तो दोनों का /2 बाहर ले गया, कुछ तो बोलो। बड़ा अच्छा रिजल्ट बना। ये a क्या है, फर्स्ट टर्म, a r की पावर n - 1 क्या है, लास्ट टर्म का
ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जो n टर्म्स तुम्हारे जीपी में है इन सब का प्रोडक्ट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी और इसकी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का अंडर रूट, यही तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन है। अभी हमने सीखा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, और उसकी पावर क्या आ रहा है, n। और n क्या है, जिस भी जीपी का हमने प्रोडक्ट किया था उस जीपी में कितने टर्म्स थे, इस जीपी में कितने टर्म्स थे अपने, n टर्म्स थे। नहीं आया क्या, रिजल्ट याद रहेगा। तो अगर कभी भी तुम्हें जीपी के n टर्म्स का प्रोडक्ट अगर करना हो, जीपी के अगर n टर्म्स का अगर प्रोडक्ट अगर करना हो, समझ गए तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। कितना बोलो, कुछ तो कुछ करें। कल वाले क्वेश्चन करा दिए थे ना, 77 वाले हो गए थे ना। छाप लिए क्या, छाप लो छाप लो, आराम छाप लो कहते हैं। चलो आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। इफ एबीसी आर इन एपी, बात नहीं करो, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, फाइंड ए। ठीक है, ये एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। ठीक ना, एक सही चीज सीखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी खास देखो, जे एडवांस सुन के ऐसा नहीं कि डरने बैठ जाओ, बिल्कुल खौफ खा के बैठ गए कोने में। चुपचाप जो जो बोला गया वो लगाते चलो। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। ए बी सी आर इन एपी, तीन टर्म्स एपी में दिया है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में दिया है, ए लेस देन बी लेस देन सी दिया हुआ है, और जो तीन टर्म्स एपी में है उनके सम की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो तीन टर्म्स इन एपी हम लोग कैसे मानते हैं, तीन टर्म्स इन एपी हम लोग कैसे मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी।
ये ए और ये ए अलग है ना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम कितना गिवन है, 3/2। तो इन तीनों का सम कितना है, 3/2। तो 3a' इक्वल टू कितना, 3/2। तो a' की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। मीन्स ये जो तीन टर्म्स हमने एपी में माने थे वो एक्चुअल में क्या हो गए, 1/2, 1/2 प्लस डी और 1/2 माइनस डी। बोलो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम इस कंडीशन का यूज कर चुके हैं, इस कंडीशन का यूज कर चुके हैं। जो जो कंडीशन का तुम यूज कर चुके हो उनको साइड में करते चलो। किस कंडीशन का यूज करना बाकी है, कि a² b² c² तुम्हारे किस में, जीपी में। तो बताओ, अगर तीन टर्म्स अगर जीपी में होते हैं, तीन टर्म्स अगर जीपी में होते हैं तो क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इजगल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। बोलो, मीन्स b की पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, a² इंटू c²। बोलो है ना, आएगा नहीं आएगा। और यहां से मैं क्या करूं बताओ, b² इक्वल टू कितना, प्लस ac। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और b हमें पता है क्या है, b हमने क्या माना है, 1/2 को। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/4। a इंटू सी, a कितना है, 1/2 माइनस डी। a कितना, 1/2 माइनस डी। c कितना है, 1/2 प्लस डी। तो कितना आएगा, 1/4 इक्वल टू 1/4 माइनस का कितना, d²। 1/4 से 1/4 कैंसिल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। और अगर d 0 आ गया तो a b c सोचो क्या आ गए, 1/2 1/2 और 1/2। तो बोलो कैसा हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था a शुड बी लेसर देन b एंड b शुड बी लेसर देन c। कुछ आया असल में, क्या है असल में, कि हमने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो समझना गलती हम लोगों ने कहां करी है, यहां पर, कि जब तुम दोनों साइड अंडर रूट अगर ले रहे हो तो तुमने बेसिकली करा के यहां से स्क्वायर को ट्रांसफर ही तो किया है, और स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो दो केस बनेंगे। जो तुमने क्या किया होगा, b² का स्क्वायर ही तो होगा, तो स्क्वायर को ट्रांसफर किया होगा, तभी तो ac आया होगा। तो जब तुम स्क्वायर को ट्रांसफर करते तो प्लस माइनस दो केस आने चाहिए था ना। समझ गए, इस केस से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट यहां से अब अगर वैल्यू छापे तो b कितना था, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस डी और 1/2 प्लस डी। बोलो, 1/4 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 माइनस डी²। तो 1/2 इक्वल टू कितना, d²। तो d इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस का 1/√2। और d की दो वैल्यू आ गई, बट a क्या था, सबसे छोटा था। a क्या था, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो क्या आएगा, 1/2 माइनस का 1/, क्या हो गया, नहीं आया क्या, ठीक है। कुछ भी खास अलग नहीं करना होता, सिंपली जो जो बोला गया है चुपचाप वो अप्लाई करते चलो, अपने आप आ जाएगा। हमसे ए ही पूछा गया था ना शायद क्वेश्चन में, है ना। चलो पिछले
सब ठीक है। आया पक्का? और मैंने जो स्टोरी सुनाई वो असली थी, वो असली है। तो बहुत पुराने ओलंपिक की बात है। भूल गया? चलो यहाँ तक आया। चलो अगले लिखना। अगले देखें। अगले लिखना। इफ रूट्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस का 10 एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का टी आर इन जीपी एन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स इक्वल टू 40.40। पूरा छाप लिया। एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में लिखा है कि इसके रूट्स तुम्हारे किस में, जीपी में है। अब जरा तुम अगर गौर से देखोगे तो इस 5 डिग्री पॉलिनोमियल में तुम्हें एक वैल्यू गिवन है। कौन सी? 10। तो ये वैल्यू कब यूज होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में याद करो माइनस बी अपॉन ए क्या देता था? ऑफ रूट्स। मीन्स तो जो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि ये जो 5 डिग्री पॉलिनोमियल है उसका जो सम ऑफ रूट है वो कितना है? माइनस बी अपॉन ए। मीन्स सम ऑफ रूट्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और हमसे पूछा क्या गया है? डी। डी कब यूज होता है? तो जरा सोचो, हमें उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता वही तो पूछा गया है। तो जो प्रोडक्ट रूट्स का मॉड ही तुम्हारे क्या आएगा? मॉड डी आएगा। ये सोच पा रहे हो? किसी भी 5 डिग्री पॉलिनोमियल में दिस अपॉन दिस माइनस बी अपॉन ए क्या देता था? सम ऑफ रूट्स। और कांस्टेंट अपॉन ए क्या देता था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कहीं ना कहीं हमसे जो पांचों जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट पूछा गया है। और कभी भी जीपी में 5 टर्म्स अगर हैं और उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछी जाए या दी जाए तो 5 रूट्स हम लोग मानेंगे। वो क्या मानेंगे? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। क्यों ना मैं 5 रूट्स ये 5 मान लो। लेट सपोज इसके जो रूट्स होते वो ये होते। इस में मैंने ये क्यों माना? कायदे से तो मैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 भी मान सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखो हमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्ट अगर इसमें निकालोगे तो बड़ा अच्छा आएगा। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इनका सम कितना है? 10। तो इनका सम, इनको जोड़ दे। इनको जोड़ते तो ए कॉमन आएगा। 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर, 1 प्लस आर स्क्वायर। इन सब का सम कितना दे रखा है? 10। पहली इक्वेशन। और एक और इंफॉर्मेशन दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। तो इन सब रूट्स के रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल का सम, तो सबका रेसिप्रोकल कर दूं? तो सबका रेसिप्रोकल करते तो सोचो कुछ ये बनता। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 40। और इन सब में से सोचो मैं 1 बाय ए कॉमन, बोलो है ना?
तो एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल चुकी है, सॉरी, एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गई है और एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल चुकी है। अब क्या करें बताओ? साफ दिख रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म देखो दोनों में सेम है, तो दोनों का डिवाइड दे दूं, दोनों को डिवाइड दूंगा तो a अपॉन 1 अपॉन ए, तो कितना बनेगा a स्क्वायर, और यहां कितना है 1/4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 1/2। ये चलाओ, और हमें निकालना क्या था d, और d क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो जो हमें निकालना क्या था d क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर तुम इन सब का करोगे तो शायद समझ में आ रहा होगा कि सारे r कट पिट जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा a की पावर 5, तो a की पावर 5 का मॉड, तो आंसर कितना आएगा 1/30। बिल्कुल नहीं आया क्या? हमें d निकालना था, d क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन सारे रूट्स का मल्टीप्लाई करो, देखो r कट जाता ना, तो कितना आता a की पावर 5 आता, मॉड d था तो मॉड ऑफ a की पावर 5, और a कितना आ चुका है प्लस माइनस का 1/2, 1/32। क्या कुछ तो बोलो रे, आ रहा है ना? देखो ज़्यादा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जितने क्लास में लॉजिक्स हो रहे हैं बस ध्यान से पढ़ो, जो नहीं आए पूछ लिया करो। तुम सोचो कि उनको रखे रहोगे नहीं पूछोगे, फिर देखो लास्ट में तुम्हें भी पता है फिर क्या होना है, पता होना चाहिए, पता है ना? ठीक है ना? बस इतना ही तो तुम्हें करना है यार, कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो रोज का रोज पूछ लो, बस खत्म। इतना नहीं कर पा रहे क्या? चलो आया पक्का? ये भी सीख गए। आगे चलें, बोलो और देखते हैं। चलो अगले लिखना, इफ ABC are three distinct real numbers in GP and A plus B plus C equal to X times B, then find range of X। अब अच्छा क्वेश्चन है। If A, B and C are three distinct real numbers in GP, such that A plus B plus C equal to X times of B, then find range of X। ठीक है, चलो देखना, ABC तीन डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं एनजीपी। देखो यहां कहीं भी इन तीनों के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, ना दी गई है, तो क्यों ना मैं तीन नंबर्स ए आर और ए आर स्क्वायर मान लूं। मैं मान रहा हूं कि तीनों नंबर्स कैसे होते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर मान लूं।
अब इसने क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी इजगल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी, तो a प्लस, ठीक है, c प्लस बी टाइम्स ऑफ x माइनस का 1 इक्वल टू कितना, 0, और a कितना है, a, c कितना ए आर स्क्वायर, b कितना ए आर, दिस थिंग इज इक्वल टू बेसिकली कितना, 0। a उड़ा दूं, a उड़ाते तो कितना आता, आर स्क्वायर प्लस आर टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक तो मेरे हिसाब से सब पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधा ए बी सी की वैल्यू मैंने ए आर और ए आर स्क्वायर छाप दिया। 1 माइनस एक्स है क्या, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का एक्स होगा, चलो ठीक है। अब क्या, हमें x की रेंज निकालनी है, बिल्कुल। तो अब ध्यान देना, हमें यूज करना पड़ेगा इस कंसेप्ट का कि एबीसी क्वेश्चन में ध्यान देखो क्या लिखे हैं, रियल नंबर्स। एबीसी क्वेश्चन में क्या गिवन है, रियल नंबर्स, और एबीसी सोचो रियल तब आएंगे जब हम जो कॉमन रेशियो मान के चल रहे हैं, आर शुड ऑल्सो बी कैसा, रियल, आर शुड बी कैसा, रियल। और ये सोचो आर में क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक, मीन्स यहां आर इज रियल। और अगर ये जो आर में क्वाड्रेटिक है ये रियल है, मतलब इसके रूट जो रूट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रियल। तो क्या कंडीशन लगाऊं, डिस्क्रिमिनेंट इज क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इक्वल टू नहीं लगेगा, क्यों, R2 नहीं आ सकता, 2 और 2, R की वैल्यू तो 2 और 2 आ सकती है ना। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मान लो इक्वल आ गए, मान लो 2 और 2 आ गए, तो R तो 2 आया ना, तो क्या R2 नहीं हो सकता, समझ गए ना। हमें ये 3 टर्म्स डिस्टिंक्ट चाहिए, ये थोड़ी बोला है कि R की जो दोनों वैल्यू निकल के आ रही है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो सेम आ जाए, दोनों 3 आ जाए, दोनों 4 हो जाए, समझ में आ रहा है। मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बोलो यहां से कितना आएगा, x माइनस 1 माइनस 2 और x माइनस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, माइनस का 3 और x प्लस का 1, x माइनस का 3 और x प्लस का 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेबी कब, बोलो, -1 और 3 कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव, तो R बिलोंग्स टू क्या आएगा, -2 से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। यहां तक आया, चलिए यहां तक आया, कुछ तो बोलो। लेकिन गौर करना, बात कम करो, थोड़ा ध्यान दो। इसने ये भी बोला था कि टर्म्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए थे, डिस्टिंक्ट। और अगर ए आर स्क्वायर को मैं कह रहा हूं अगर डिस्टिंक्ट होने हैं तो आर 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता। सोचो, अगर तीनों टर्म्स अगर मेरे को डिस्टिंक्ट अगर चाहिए, आर 0 हो सकता है क्या, और अगर आर 0 रखते तो ये दोनों टर्म सेम बन जाते ना, अगर आर 1 रखते तो तीनों टर्म सेम बन जाते, और अगर आर -1 रखते तो ये टर्म और ये टर्म कैसे बन जाते, सेम। तो बोलो, मीन्स यहां हमने बिल्कुल सही किया, यहां हमने क्या सॉल्व किया, आर रियल होना चाहिए, तो आर रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर इन तीनों वैल्यू में से कोई भी ना हो, अब मुझे यह देखना है कि x की किन वैल्यूज के लिए आर ये वैल्यूज ले रहा होगा। तो गौर करो, क्वाड्रेटिक अपनी क्या आई थी,
आर स्क्वायर प्लस आर, 1 माइनस का एक्स और कितना प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। बोलो आर की वैल्यू 0 रखो, आर की वैल्यू क्या रखो 0। आर 0 रखोगे 0 0। देखो आर 0 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि आर 0 रखने पे 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, नॉट पॉसिबल। आर 0 तो कभी कभी भी पॉसिबल नहीं है। आर 1 रखते हैं, 1 रखो, 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 1 कब आएगा, एक्स इक्वल टू 3 पे। मीन्स उल्टा भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर r कितना आएगा 1। तो फाइनली x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा। फाइनली सॉल्यूशन सेट में x इक्वल टू 3 लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि अगर तुमने x इक्वल टू 3 ले लिया तो r इक्वल टू 1 आ जाएगा और r इक्वल टू 1 हमें नहीं लेना। मीन्स फाइनल x के सॉल्यूशन सेट में, ये x का चल रहा था सॉरी, फाइनल x के सॉल्यूशन सेट में तुम्हारा 3 नहीं आ सकता। r -1 रखो, -1 रखो, तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x कितना आ गया 1। मीन्स जब x 1 होगा तो r कितना होगा -1 और हमें r को -1 नहीं होने देना, मतलब x 1 नहीं हो सकता। फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, तो जो -1 और 3, -1 है कि 3 है, -1 आएगा ये, सॉरी ये -1 आएगा ना। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट में से -1 और 3 डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये मत सोचना कि सर हम तो पहले ही कह रहे थे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हो, ये उस वजह से नहीं हटा है। ध्यान देना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ सकता है अगर आर के दोनों रूट्स 2 आ जाए तो वो वैलिड होता। वो तो हमें आर की वैल्यू 0 1 और -1 नहीं होने देना। ये समझ में आया क्या हुआ, लग नहीं रहा होगा, नहीं है ना। पहले हमने सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो x की ये रेंज आई, बट हमें ये भी ध्यान रखना था कि r ये 3 वैल्यूज नहीं ले सकता। तो जिन जिन r पर, समझे, जो जो x पर ये r ये वैल्यूज ले रहा था वो सारे x की वैल्यू हमने इस सेट में से रिमूव कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या। आया थोड़ा बहुत, चलो आगे चले। शांत, बात कम करो। आया थोड़ा बहुत, पक्का। चलो बस बात नहीं, अगले लिखना, प्रूव दैट इज अ
कंपोजिट नंबर। Prove that 1111 up to 91 times is a composite number. ऊपर वाला छाप लिया क्या? ऊपर कर दूं? छाप लो छाप लो। चलो, तो हमें ये प्रूव करना है कि 1111 91 बार ये एक कंपोजिट नंबर होगा। क्या लगता होगा? कैसे प्रूव करें? देखो, इनमें अभी तो देखना, इसमें कुछ भी सोच पाना मुश्किल है। तो पहले तो इसको समझ गए ना, 10 की पावर n वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और इसको 10 की पावर n वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए याद करो क्या करते थे। इसको पहले 9 बना लें, तो 9 बनाते तो क्या आता, 999 कितने टाइम्स, n टाइम्स, और 999 अप टू n टाइम्स तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर n माइनस का 1। बात नहीं करो तक। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा। यही तो क्वेश्चन हो गया कि ये प्रूव करो कि ये एक कंपोजिट नंबर है। कैसे करें? एन एन क्या था, सॉरी एन तो 91 था ना, सॉरी एन कहां से आ गया, एन क्या था 91। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या करें? बिल्कुल सही कहा। याद करोगे तो मैंने a टू दी पावर n माइनस b की पावर n का एक फॉर्मूला लिखवाया था कुछ दिनों पहले, जिसका देखो याद करो एक फैक्टर हमेशा क्या होता, a माइनस बी। ये हमेशा याद रखना that a to the power n minus b की पावर n is always, बात कम करो यार, is always divisible by a minus का b। क्या इसका हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या? इसका कुछ यूज करके बोल सकते हैं क्या कि ये कंपोजिट नंबर है? कैसे? बिल्कुल सही कहा। तो 10 की पावर 91 माइनस 1 की पावर 91, दिस इसका एक फैक्टर क्या होगा, 10 माइनस 1, और कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कितना, 10 माइनस का 1। बिल्कुल सही कहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक इंटीजर। वो इंटीजर तो आना ही था इसको, ये ही तो ये लिखा है, और ये इंटीजर है तो ये इंटीजर तो होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? तो सही बात है, इसका एक फैक्टर 10 माइनस 1 9 होगा, बट वो 9 तो इस 9 को काटने में चला जाएगा ना। समझ गए ना? वो 9 इस 9 को काटने में खर्च हो जाएगा। ये मत सोचना कि इसको हमने 2/2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। काटने के बाद अब जो बचा, अब इसको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब इतना आसान तो नहीं है। पिछला ना एक बेसिक कंफ्यूजन होता है, लगता है कि ये लगा देते हैं, बट ये जो फैक्टर था वो तो कट गया। अब ये जो बचा इसको हमें कंपोजिट प्रूव करना है। तो ये तरीका काम नहीं आएगा, गौर करो, बहुत ही अच्छा तरीका है, ध्यान देना अच्छे से। 10 की पावर 91 को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, नीचे के 9 को मैं ऐसे लिख दूं, और यहां ध्यान देना मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दे रहा हूं।
10⁻7 -1 का। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान दो, इस पर गौर करो। ये कुछ बहुत अच्छा लिखा है। a की वैल्यू कितनी है? 1। r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये क्या लिखा है? सम ऑफ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1। कॉमन रेशियो कितना है? 10⁻7। कॉमन रेशियो कितना है? 10⁻7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 13। नहीं आया। और इस पे गौर करो, ये भी काफी अच्छा लिखा है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो r की पावर n -1 अपॉन r -1, कॉमन रेशियो 10। कॉमन रेशियो 10। नंबर ऑफ टर्म्स 7। नहीं आया। अब हमने देखो 111 अप टू n 91 टाइम्स, इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया। Therefore, number is a composite number. क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? और इवन हम ये भी बता पा रहे हैं कि उसके फैक्टर क्या हैं। वो जिन दो फैक्टर्स में टूटेगा वो कौन से दो नंबर्स हैं। थोड़ा रुकना। अब जरा सोचो, ये इतना अच्छा क्यों बन पाया? बिल्कुल, क्योंकि सोचो ये जो 91 था, इसको हम 13 और 7 में ब्रेक कर पाए। क्या इस नंबर को सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या? और कोई दूसरे दो फैक्टर्स तुम सोच सकते हो जिसमें तुम इसको ब्रेक कर पाओगे? कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा। एक तो तरीका हो गया, इसको हमने इन दो में ब्रेक कर दिया। और कोई दूसरे दो फैक्टर जिसमें तुम इसको ब्रेक कर पाओ? 1 और 91 में तो फायदे नहीं होगा। एक फैक्टर मैंने ये दो बताए, दूसरा नहीं सोच पा रहे क्या? नहीं सोच पा रहे? 1 इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ये एक नया जीपी होता है जिसका कॉमन रेशियो कितना होता है? 10⁻13। किसन मारा है क्या? 1 और 91 में ब्रेक करती तो कुछ फायदा होता? 1 और 91 में तो वही आया था। मीन सोचो, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 91 खुद एक कंपोजिट नंबर है। 91 खुद एक कंपोजिट नंबर है। अगर यही सोचो, अगर मैं 83 दे देता, सोचो ये तरीका काम नहीं कर पाता। छोड़ो, ये आया, इतना छाप लो। हटा, जोर से बोलो। क्या? नहीं, 99 में क्या होता है? 10 की पावर 2 -1 की 3 -1। 99 10 की पावर 2 -1 आता है 999 में। ये लॉजिक आया नहीं आया भाई? नहीं चला क्या? समझ मैंने क्या किया? मैंने इस 10 की पावर 91 को ब्रेक किया 7 टू द पावर 13 में। इस चीज का मैंने क्या दे दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे r की पावर n माइनस वन टाइप का दिख रहा था, तो मुझे r माइनस वन चाहिए होता ना, तो इस चीज का मैंने क्या दे दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का यही था। ज्यादा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? फिर आगे बस बात नहीं करो। किस लगाते हो? फिर आगे ये लॉजिक आया नहीं? है क्या? अलग ना, अगला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। शांत। थ्री नंबर्स इन जीपी forms a triangle. Find range of R. बस बात नहीं करो। शांत। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीन नंबर्स जो जीपी में है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? हमें कॉमन रेशियो की रेंज बतानी है, क्या हो सकती। तो पहले तो तुम्हें तीन नंबर से ट्रायंगल फॉर्म करने की कंडीशन पता होनी चाहिए। तीन नंबर से ट्रायंगल फॉर्म कब हो सकता है? व्हेन सम ऑफ any two sides should be greater than third side. Sum of any two sides should be greater than third side. या इसी का बेटर वर्जन सोचें, sum of two smallest sides should be greater than largest side. सोचो जरा। हाँ, ये तुम्हें तीनों साइड के लिए लगाना पड़ेगा, बट अगर तुम ये लगाओगे तो एक ही बार में काम चल जाएगा। ट्रायंगल कब बनता है? जब किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो। या तो तुम तीनों में ये लगाओ, a प्लस बी ग्रेटर देन सी। ये समझ रहे क्या कह रहा है? ये तुम्हें सिंपली क्या कह रहा है कि भाई a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, b प्लस सी ग्रेटर देन a होना चाहिए, और c प्लस a ग्रेटर देन b होना चाहिए। इसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हें तीन तीन कंडीशन लगानी पड़ेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं जो दो सबसे छोटे साइड हों, अगर उनका सम लार्जेस्ट साइड से बड़ा आ गया तो बाकी दो केस तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। जब दो छोटे वाले मिलके सबसे बड़े वाले से बड़े हो गए
तो बाकी में तो सोचो सी यहां आएगा, तो वो तो हो ही जाएगा, नहीं आया। पिछला मैं क्या कह रहा हूं, या तो तुम ये 3 बार लगा लो या ये 1 बार लगा लो। पिछला नहीं है ना, थोड़ा सा तो आया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स जो जीपी में है, मीन्स ए आर और ए आर स्क्वायर, ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायंगल। तो अगर ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करूं, तो दो का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। इन दो का सम कैसा होना चाहिए, तीसरे से बड़ा। इन दो का सम कैसा होना चाहिए, तीसरे से बड़ा। तीनों को सॉल्व करो, तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। एक बेसिक तरीका करने का ये होता, समझ गए ना। सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। या तो ये लगा दो। पिछला मैं क्या बोल रहा हूं, इससे भी बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। पिछला मैं क्या क्या बोल रहा हूं, या हम लोग क्या करें, इसका यूज करें। सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट साइड है कौन सा। तो ए आर स्क्वायर में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है, रुको सेगा तुम्हारा डिपेंड करेगा कि आर तुम्हारा 1 से बड़ा है या आर तुम्हारा 1 से छोटा है। नेगेटिव तो जा नहीं सकता। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि साइड्स हैं, साइड्स कभी नेगेटिव लेंथ की नहीं होंगी। अगर आर 1 से बड़ा है तो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, ए आर स्क्वायर। तो टू स्मॉलेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। इसके लिए सॉल्व कर लूं। और अगर आर 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में सोचो सबसे बड़ा साइड ए होता, तो उस केस में टू स्मॉलेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। आराम से सोचो। पिछला 2 केस क्यों बने, 2 केस इसलिए बने क्योंकि हमें यह नहीं समझ में आ रहा था कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। अगर आर 1 से बड़ा है तो सोचो सबसे बड़ा साइड ये होगा, तो 2 स्मॉलेस्ट साइड का सम लार्जेस्ट साइड से बड़ा कर दो। और अगर आर 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2 होता तो a/2 a/4, उस केस में सबसे बड़ा साइड लेंथ ए होता ना। नहीं आएगा, चलो अब पहले केस को सॉल्व करें। देखो ए तो कट जाएगा, ए कटता तो कितना आता, 1 प्लस आर शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर। सब कुछ साइड ले आऊं, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करी जाती है, बेबी कब, उसके लिए मैं इस क्वाड्रेटिक के क्या चाहिए होंगे, रूट्स। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 के रूट कहां से निकालूं, बोलो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। 1/4 प्लस 1 5/4। रूट्स क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस का रूट 5/2, तो 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस का रूट 5/2। हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। तो कितना है यहां से, आर बिलोंग टू कितना, 1 माइनस रूट 5/2 से लेके कितना, 1 प्लस रूट 5/2। बोलो आया, तो बोलो। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर तब आएगा ना जब हमने आर को 1 से बड़ा माना था। तो पहले केस का आंसर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और देखो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है,
और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, 1 + 2.2 3.2/2। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो r कितना आ गया, 1 से लेके 1 + √5/2। पहले केस का आंसर। अब ज्यादा हो रहा है ना? चलो सेकेंड केस के लिए क्या करें, यहां से ए से ए काटते, तो ए से ए काटते तो कितना आता, r² + r -1 > 0। इसके रूट्स क्या आते, r + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5/4। तो इसके रूट्स आते -1 + √5/2 और -1 - √5/2। बोलो है ना, कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। तो यहां से आ रहा था -∞ से -1 - √5/2 यूनियन -1 + √5/2 से इन्फिनिटी। लेकिन वापस से ये आंसर तो तब आता जब r हमने क्या माना था, 0 से 1 के बीच में। तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो 0 से बड़ा, तो देखो ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, ये तो पूरा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट होगा -1 + √5/2 से लेके कितना, 1 तक। तो सेकेंड केस का आंसर कितना आया, -1 + √5/2 से लेके 1 तक। अब नहीं आ रहा होगा, सोचो ये r की वैल्यू कब आती, जब r हमने 0 से 1 की बीच माना था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। जैसे यहां भी सोचो r ये आया था, बट हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया था ना, तो केस 1 का आंसर आया था। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये आया, बट इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते तो ये क्या कह रहा है, 0 से बड़ा। तो देखो ये तो पूरा नेगेटिव था, ये तो हट ही जाएगा। तो दिस इंटरसेक्शन 0 से 1, तो यहां से लेके कहां तक आएगा, 1 तक। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों केसेस का यूनियन के इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन। तो r बिलोंगिंग टू क्या आएगा, -1 + √5/2 से लेके 1 + √5/2। गौर करना, मैंने बीच में एक 1 आया था उसको ले लिया, क्योंकि r अगर 1 रखोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल तो बन रहा है ना। r = 1 लोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना, नहीं। तो r की रेंज तुम्हारी ये आ गई, सॉरी बिल्कुल नहीं आया ना। समझो वापस से मैंने क्या किया, हमें करना क्या था, सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड करना था। पहले तुमने केस बनाया r 1 से बड़ा है कि r 0 से 1 के बीच में है। अगर r 1 से बड़ा होता तो सबसे लार्जेस्ट साइड ये होता, तो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड, ये करा। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये आया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आता, पहले केस का आंसर। फिर हमने कहा जब r 0 से 1 के बीच में होगा, उस केस में सबसे बड़ा साइड a होता, तो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये आया, और इसका इंटरसेक्शन ये। और जितने भी याद करो केसेस बनते थे, फाइनली हर केस का आंसर सम होता है या यूनियन होता है। बिल्कुल भी नहीं आया ना, केस 1 यूनियन केस 2। ठीक है, पक्का, चलो चलो कितना देना बुकलेट एक बार। इसलिए 2 मैंने दे दी थी क्या, पूरी दे दी थी क्या, पूरी नहीं दी थी क्या, कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या। चलो DC2 पूरी कर लेना।
TCD 2 पूरी कर लेना। इलेस्ट्रेशन कर लेना TCD 2। इलेस्ट्रेशन में कुछ इलेस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, जैसे 33 नंबर वाला इलेस्ट्रेशन नंबर 33 कर लेना। 34 मैंने अभी कराई दिया। इलेस्ट्रेशन 33, 34, एक्सरसाइज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8, शांत, और मार्क कर लेना। एक्सरसाइज O1, 6वां, 7वां, ठीक है। चलो TCD 2 ये 2 इलेक्शन कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, और O1, O2, O3 में ये क्वेश्चन कर लेना। कर लोगे ना? चलो बच्चों मिलते हैं ना। कर लेना भाई, है ना? कर लोगे ना?